हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाला बैच है, आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 से 1857। हिंदी मीडियम में ये वीडियो होने वाली है और इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। अगर आपने पूरे सेमेस्टर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अगर सिर्फ ये वीडियो देख रहे हो तो आप पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे से ला पाओगे और बहुत अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, ठीक है। और जितना भी कुछ आपको इसमें पढ़ाया जाएगा उसके फ्री पीडीएफ नोट्स भी आप सभी को प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, यूज़र नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे आपको सर्च मारना है एकलव्य स्नातक 1। ये सर्च मारते ही आपको हमारे जितने भी नोट्स हैं वो वहाँ पे टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और देखो भाई, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सेमेस्टर 5 के, हिस्ट्री, पॉल साइंस वगैरह, डीएससी जो भी है, वो सब आपको हमारे चैनल पे मिलने वाला है टाइम टू टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, क्या भारत में 18वीं शताब्दी परिवर्तन की बजाय निरंतरता का काल थी? आपको एक ही डिबेट पूछी जा रही है आपसे, आपको पक्ष और विपक्ष दोनों में बताना है कि क्या ऐसा था कि 18वीं जो शताब्दी थी, जो 18th सेंचुरी है, उसमें भारत में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, या फिर 18वीं शताब्दी में कुछ जो पुरानी परंपराएं हैं वही निरंतर रूप से चल रही थी। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। आई होप आपको सवाल तो समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहते हैं कि भाई निरंतरता यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पहले भी चल रही थी वो भी चली आ रही हैं। तो पहले ऐसे कौन से लोग हैं जो कहते हैं कि निरंतरता थी, तो उसको समझते हैं और वो क्या तर्क देते हैं, इसे भी समझना जरूरी है। देखो भाई, सबसे पहले सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिरता, इसके अंदर ये बताया जाता है कि भाई भारत के अंदर जो जाति और ग्राम की संरचना है उसको समझते हैं। तो भारत का जो सामाजिक संगठन यानी कि जो 18वीं शताब्दी की बात हो रही है, इसमें जो इंडिया है हमारा, उसका जो समाज है जिसमें जाति व्यवस्था और ग्राम जीवन भी शामिल है, काफ़ी हद तक स्थिर रहा। यानी कि आप ये समझ लो कि भाई जो पहले की जाति व्यवस्था थी वो इसमें अभी तक उसमें कोई खास बदलाव आया नहीं था, अभी भी वही जाति व्यवस्था चली आ रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रामीण जीवन पहले था कुछ वैसा ही जीवन अभी भी चला आ रहा था, कोई इतना बहुत बड़ा चेंज अभी तक नहीं आया था, ठीक है। ये तो हो गया समाज के बारे में और जाति के बारे में। संस्कृति की बात करें तो भारत की जो धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाएं थी, जैसे त्योहार मनाना, मंदिरों में जाकर पूजा करना, और इसके अलावा जो हमारी कला होती थी भारत की, वो काफ़ी हद तक वही जारी रही जो इतने सालों से चली आ रही थी। जो त्यौहार हम इतने सालों से मना रहे हैं वो अभी भी हम मनाते रहे। और इसके अलावा जो हमारी पूजा पाठ है वो भी वैसे ही चलता रहा जो भाई अपना पहले चलता था, कोई इतना खास बदलाव नहीं आया, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे इतनी होती है आपको समझनी है कि भाई जो अपने मंदिर हैं वो भी वैसे ही रहे, लोग मंदिरों में जाते थे, पूजा पाठ करके आते थे और अपने त्योहार वगैरह मनाते थे, ठीक है। और जो भी अपनी कला है, हिंदू धर्म की कला हो गई या भारतीय जो कला है, वो वैसी की वैसी ही थी, कोई इतना खास बदलाव अभी तक नहीं आया था, ठीक है, 18वीं शताब्दी में। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कि क्षेत्रीय दरबारों में यानी कि जो राजा महाराजाओं के दरबार लगते थे, वहाँ पे शास्त्रीय भारत का जो संगीत है, क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, वो भी चलता आ रहा था। नृत्य और ललित कलाएं यानी कि जो नृत्य वगैरह होता है आपका, जो आपका नाटक होता है और जो डांस वगैरह होता है, क्लासिकल फॉर्म्स होती है, वो चली आ रही थी उसी तरीके से जैसे पहले चलती थी, उसमें भी कोई बदलाव अभी तक नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं अब हम। फारसी और मुगल प्रभाव। अब देखो भाई, मुगल राजनीतिक शक्ति के पतन के बावजूद फारसी कई क्षेत्रों में प्रशासन की भाषा बनी रही। अब इसमें देखो, पहले क्या, मुगल जिस टाइम पे थे तो फारसी जो थी ना उसका बहुत महत्व था, लेकिन जब मुगलों का पतन हो चुका था उसके बाद भी फारसी जो लैंग्वेज है वो कई क्षेत्रों में प्रशासन की भाषा के रूप में बनी रही, एकदम से नहीं हट गई, ठीक है। फारसी का जो प्रभाव है वो था अभी भी। फिर है अवध, बंगाल और हैदराबाद, ये 3 ऐसी जगहें थी, ठीक है। ये हैदराबाद जैसे विभिन्न उत्तराधिकारी राज्यों में मुगल सांस्कृतिक मानदंडों को बरकरार रखा गया। इसका मतलब है कि अवध, बंगाल और हैदराबाद में अभी भी जो मुगल कालीन संस्कृति थी, जो मुगलों का कल्चर था, वो अभी भी इनके दरबारों में चला आ रहा था। तो कहीं ना कहीं ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो अभी तक कंटिन्यू थी। इसके अलावा अपना जो इंडिया है वो हमेशा से ही कृषि प्रधान रहा है। कृषि हमारे यहाँ की सबसे जो है इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो कि एक क्रिया रही है।
तो कृषि अर्थव्यवस्था जो भारत की संपदा की रीढ़ है, जो आज हम इतने संपन्न हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी है भाई कृषि। अगर कृषि ना हो तो इंडिया को बहुत लॉस होता। इसके अलावा कृषि लगातार वैसी ही चली आ रही थी और स्थानीय जमींदारों ने ग्रामीण प्रशासन और कर संग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। यानी कि जो वहाँ के जमींदार थे जिनके पास अपनी बड़ी बड़ी जमीनें, अब वो क्या कर रहे थे कि भाई वहाँ पे टैक्स वगैरह भी कलेक्ट करने जाया करते थे लोगों से। जैसे कि मान लो अंग्रेज आ गए, अब अंग्रेजों ने व्यवस्था लागू कर दी कि भाई अब अपने को टैक्स चाहिए, तो टैक्स के लिए उन्होंने जमींदारों को भेजा कि भाई जाओ और किसानों से टैक्स लेके आओ। तो अब जमींदारों का काम क्या है, टैक्स वगैरह वसूलना। तो जमींदारों की भूमिका अभी भी थी इसमें, ऐसा नहीं है जमींदारों की भूमिका नहीं थी। फिर उसके बाद धार्मिक निरंतरता, हमारा हिंदू धर्म जो है और इसके अलावा इस्लाम जो है वो भी कहीं ना कहीं चलता रहा। मुगलों के पतन के बाद भी आप कह सकते हो कि भाई कई सारे बड़े बड़े राज्य आए, जैसे मराठा, उन्होंने क्या भाई हिंदू मतलब सनातन को बचाए रखने के लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी मराठाओं ने, ठीक है। और इसके अलावा जो मुगल थे, कुछ ऐसे शासक जैसे कि आपका अकबर है, वो सहनशीलता के लिए जाना जाता है। तो ऐसे ही जो अपकमिंग जो आने वाले जितने भी राजा महाराजा हुए, उन्होंने भी एक सहनशीलता, एक सहिष्णुता जो होती है उसको बनाए रखा कि अपने साम्राज्य में ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह ना हो। अब ये तो बात हो गई निरंतरता, यानी कि जो चला आ रहा था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि बदलाव हुआ 18वीं शताब्दी के बाद, आफ्टर द 18th सेंचुरी कुछ ना कुछ बदलाव भी आए। अब वो बदलाव क्या आए थे वो मैं आपको बता देता हूँ ज़रा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला बदलाव तो यही था कि भाई राजनीतिक विखंडन हो गया और विकेंद्रीकरण हो गया। कैसे, देखो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले राजनीतिक परिवर्तन हुआ इंडिया के अंदर, विशेष रूप से 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद। मुगल साम्राज्य बिल्कुल कमजोर पड़ गया। अभी तक तो क्या था कि भाई जो मुगल थे वो बहुत पावरफुल थे, बहुत शक्तिशाली थे, बट औरंगजेब को माना जाता है वो बहुत खतरनाक था। उसके बाद आगे के जितने थे वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे और इससे राजनीतिक सत्ता का विखंडन हुआ। जैसे कि मान लो पूरा अपना इंडिया है तो बहुत बड़े पैमाने पर पहले सिर्फ मुगलों का ही शासन था, लेकिन जब ये मुगलों को आप अगर देख रहे हो कमज़ोर पड़ेंगे तो ऐसे में कुछ और भी क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होगा। मराठा, सिख साम्राज्य, जाट और मैसूर के जैसे क्षेत्रों में मतलब आप देखोगे, ठीक है, कि और कई सारे क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। तो कहने का मतलब है कुछ लोग ये मानते हैं कि ये जो 18वीं सदी थी इसके अंदर राजनीतिक परिवर्तन सबसे ज़्यादा हुए, कि मुगल एक तरफ कमज़ोर हुए, एक तरफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो अंग्रेज हैं वो आना शुरू हुए, ठीक है, और अंग्रेजों ने अपनी जड़ें जमाई और कई सारे क्षेत्रीय जो राज्य थे, मराठा हो गए, सिख हो गए, इन लोगों का भी उदय हुआ। तो ये आप बदलाव समझ लो, राजनीतिक बदलाव में आता है, ठीक है। छत्रपति वीर शिवाजी इसी टाइम के हैं। फिर देखो, बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे स्वायत्त राज्यों का उदय हुआ जो कि अपना खुद सब कुछ कंट्रोल करते थे, ठीक है। और केंद्रीकृत मुगल शासन से विकेंद्रीकृत सत्ता आई। देखो होता क्या है, केंद्रीकृत में होता है कि एक ही पूरे देश पर शासन चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग सभी को चलाया जा रहा है। विकेंद्रीकृत का मतलब होता है कि पूरे देश में अलग अलग लेवल पर अलग अलग साम्राज्य अपने आप को चला रहे हैं। कोई एक केंद्रीय सत्ता नहीं है कि एक के कहने पे सारे चल रहे हों, हर कोई अपने हिसाब से चल रहा था, ठीक है। फिर इसके अलावा यूरोपीय औपनिवेशिक प्रभाव भी इसी टाइम पे देखने को मिलता है, विशेषकर जो अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, वो जब आई तो उसका प्रभुत्व बढ़ता गया। तो सबसे बड़ा बदलाव तो यही था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है उसके बाद से ही तो सबसे ज़्यादा राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं 18वीं शताब्दी में। जब भी आप 18th सेंचुरी को पढ़ते हो तो इसमें ब्रिटिशर्स का आगमन, अंग्रेजों का आगमन ही मेन आपको पढ़ना होता है। तो ये आए, इन्होंने बहुत सारे बदलाव करे। जैसे सबसे पहले आप देखोगे प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 में अंग्रेजों ने ये दोनों युद्ध जीते और इसकी वजह से अंग्रेज बंगाल पर पूरा कंट्रोल पा गए, ठीक है। बंगाल के आसपास ये युद्ध लड़े गए और उन्होंने जीता भी, और भाई वो पूरा जो एरिया था वो उनके कब्जे में आ गया और भी बहुत सारी पावर आई उनके पास, जो आगे आने वाले प्रश्नों में हम समझेंगे। जिससे क्या हुआ, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की नींव पड़ी। जब उन्होंने, ऐसा नहीं है आते ही पूरे इंडिया पर कब्जा कर लिया था, सबसे पहले भाई वो देख रहे हैं बंगाल को कब्जा लिया, फिर वो आगे जा रहे हैं कहीं और, फिर ऐसे जा रहे हैं कहीं और। तो ऐसे इस तरीके से स्टार्टिंग होती है बंगाल से। तो अब हम आगे जाते हैं। ये एक राजनीतिक परिवर्तन था जो आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके अलावा एक बदलाव और आया, कई भारत के शासकों ने
यूरोपीय सैन्य तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया कि युद्ध लड़ने की जो एक टेक्निक होती है, जो तरीका होता है, जो यूरोप में चलता था, वो भारत के राजाओं ने भी अब उसको करना, फॉलो करना शुरू कर दिया था। जैसे कि पारंपरिक घुड़सवार सेना की जगह पैदल सेना और तोप खाने का इस्तेमाल करना। पहले क्या होता था, घुड़सवार होते थे, चले जाते थे भाई, तिगड़िक तिगड़िक करते हुए युद्ध लड़ते थे। अब इनको समझ आ गया भाई घुड़सवार को तो वो दूर से गोली मार देंगे, फिर क्या करोगे। तो इन्होंने क्या करा, भारत के राजाओं ने थोड़ा सा ये इनका जो सैन्य तकनीक होती है ना, उसको थोड़ा थोड़ा कॉपी करना शुरू किया और एक ऐसी पैदल सेना रखी जो अच्छी हो, और उनको एक अच्छे अच्छे हथियार दिए और तोप खाने का भी इस्तेमाल किया, जहाँ पे तोप वगैरह होते हैं, गोले बम बारूद वगैरह रखे जाते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा आर्थिक परिवर्तन भी आए भाई बहुत ज़्यादा। जैसे कि 18वीं शताब्दी में खासकर बंगाल के अंदर आप देखोगे बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन देखने को मिलता है, व्यवसायीकरण। क्योंकि अंग्रेज जब आए थे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए थे और कोई उनका काम नहीं था। तो क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार और उत्पादन को नियंत्रित करना शुरू कर दिया था, जैसे ही उन्होंने 1757, ठीक है, और इसके अलावा 1764 जो प्लासी और बक्सर का युद्ध जीता, उसके बाद ही उन्होंने पूरे एरिया का जो व्यापार होता है वो अपने कंट्रोल में ले लिया। और व्यापार कंट्रोल में लेते ही इन्होंने सारा अपना जो इनको सही लगता था वैसे कानून बना दिए अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। ठीक है, फिर आता है नई शक्तियों का उदय। ये भी इस टाइम पे सबसे बड़ा बदलाव था। देखो अब हम सारे बदलाव वाले पॉइंट पढ़ रहे हैं जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। नई शक्तियों में मराठा आते हैं, ठीक है, मराठाओं के बाद महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिख साम्राज्य आता है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में बहुत दुर्जय शक्ति, यानी कि जिसको कोई हरा ना पाए, ऐसी मजबूत शक्ति के रूप में महाराजा रणजीत सिंह देखने को मिलते हैं, मराठा देखने को मिलते हैं। तो ये नए नए क्षेत्रीय आप कह सकते हो राज्यों का उदय भी इस टाइम पे होता है। तो अगर आपके पेपर में आता है कि निरंतरता का काल था या परिवर्तन का काल था, तो आपको दोनों पॉइंट बताने हैं बैलेंस करके, एनालाइज करके। आप थोड़ा ये भी बताओगे निरंतरता में क्या क्या आएगा, थोड़ा फिर आप परिवर्तन का भी बताओगे। फिर अगला प्रश्न है हमारा, प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे और बक्सर के युद्ध को भारत के इतिहास में प्लासी के युद्ध से अधिक महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे, मैं आपको समझाता हूं। देखो सबसे पहले है कि प्लासी का युद्ध हुआ क्या था, कारण क्या था, इसका ये समझ लो। हुआ ये, बंगाल में ब्रिटिश शक्ति का विकास हो रहा था। जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अंग्रेज थे, ये थे तो ब्रिटेन के, ये आए थे इंडिया में व्यापार करने। इन्होंने देखा यहाँ पे लोग आपस में लड़ते रहते हैं, क्यों ना इनको आपस में लड़वाओ और इनका पूरा साम्राज्य ही हड़प लो। ओके, अब हुआ क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में अमीर और मजबूत होती जा रही थी, क्योंकि ये व्यापार करने आए थे। अब भाई जो यहाँ के राजा होते थे, नवाब होते थे, वो भी ये सोचते थे भाई अंग्रेज आ रहे हैं, चलो इसकी खातिरदारी करेंगे, व्यापारी तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो हुआ क्या, वो धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहे थे, जिससे कि वहाँ का जो शासक था बंगाल का, नवाब सिराजुद्दौला, वो बहुत परेशानी में जा रहा था धीरे 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 धीरे। क्योंकि हुआ क्या, ये आए तो थे व्यापार करने, उसकी परमिशन इनको दे दी, फिर ये अपने किले बनाने लग गए भाई। वहाँ पे किले समझ तो, एक फोर्ट, एक किला बना के उसमें रहने लगे। तो इससे क्या है कि वहाँ का जो नवाब था, नवाब इस आप ये समझ लो काइंड ऑफ एक राजा होता है, जो कि बहुत परेशानी में आ गया कि अगर ये किले बना के रहने लगेंगे तो ये तो कल को भाई हमारे लिए खतरा हो सकता है। तो वो किले बना रहे थे और स्थानीय नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे। जो नवाब सिराजुद्दौला ने नियम बना रखे थे, अंग्रेज उसको बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, ये चल रहा था। फिर क्या होता है, नवाब का अंग्रेजों पर गुस्सा हुआ क्या भाई, सिराजुद्दौला को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि अंग्रेज बहुत शक्तिशाली होते जा रहे थे और करों से बच रहे थे। यानी कि जो टैक्स होता था वो टैक्स भी नहीं देते थे, ना कोई नियम कानून फॉलो करते थे। और इससे क्या है, सिराजुद्दौला जो अपने नवाब हैं बंगाल के, वो बहुत ज़्यादा तंग थे और गुस्सा थे, और वह उन्हें अपने शासन के लिए खतरा मान रहे थे। हो सकता है आने वाले समय में ये उनके लिए खतरा हो, तो ऐसा उनको आभास हो गया था, उनको फीलिंग आ गई थी, ऐसी गट फीलिंग कि भाई ऐसा हो सकता है कि ये खतरा हो। फिर एक यहाँ पे घटना है, ब्लैक होल घटना। इसका मतलब क्या है, देखो सिराजुद्दौला की सेना ने कलकत्ता पर हमला किया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया, जहां ब्रिटिश सैनिकों और नागरिकों के एक समूह को एक छोटे से कमरे में कैद कर दिया गया था। कई लोग मारे गए, जिससे अंग्रेज भड़क गए। हुआ क्या, फोर्ट विलियम नाम की एक जगह है, कोलकाता में ही है। तो फोर्ट विलियम में अंग्रेज और उनके परिवार के लोग वहाँ रहते थे। मैंने बताया ना, फोर्ट का मतलब होता है किला, तो ये किले में थे। तो सिराजुद्दौला की सेना चली गई। ऐसा माना जाता है ये अंग्रेजों का इतिहास है, या सच में हमला किया था, इस पर कोई पुष्टि नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है ये घटना से अंग्रेज बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए
कि जो उनके नागरिक थे अंग्रेजों के, उनको मार दिया गया और कुछ अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया गया। तो होता क्या है कि इससे अंग्रेज बहुत ज़्यादा भड़क गए, गुस्सा आ गया उनको। ये फोर्ट विलियम है उस टाइम का, जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हो, ठीक है। तो फोर्ट विलियम की ये घटना थी कलकत्ता की। अब आगे समझते हैं क्या होता है। अब इसी टाइम पे ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में भी एक कंपटीशन चल रहा था कि भाई ये ब्रिटेन वाले चाहते थे हमारा प्रभुत्व हो व्यापार पर, फ्रांस वाले चाहते थे हमारा हो। तो सिराजुद्दौला का फ्रांसीसियों के साथ थोड़ा दोस्ताना रिश्ता था भाई, जो अंग्रेजों को पसंद नहीं था, क्योंकि अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में दुश्मन थे। तो अब सिराजुद्दौला जो नवाब है वो फ्रांसीसियों के ज़्यादा क्लोज था, तो ऐसे में अंग्रेजों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। तो अंग्रेज तो ये चाहते थे हम भारत में एक प्रमुख शक्ति बने, लेकिन यहाँ के जो नवाब हैं वो तो फ्रांसीसियों को ज़्यादा भाई आवभगत कर रहे हैं उनकी। तो ऐसे में अंग्रेजों को थोड़ा गुस्सा आया। ये धीरे धीरे स्टोरी बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी घटना होती है, यहाँ पे होता है विश्वासघात। जैसे आपने बाहुबली में सुना है ना, एक कटप्पा होता है जो मार देता है पीछे से तलवार, तो ये कुछ वैसा ही यहाँ पे सिराजुद्दौला के साथ भी हुआ था। सिराजुद्दौला के अपने ही कुछ लोग थे भाई, जैसे कि उसका कमांडर मीर जाफर जो है वो अपना जो सिराजुद्दौला है उससे खुश नहीं था। तो उसने बदला निकालने के लिए और उसको उखाड़ फेंकने के लिए गुप्त रूप से सारी जानकारी अंग्रेजों को दे दी, समझौता कर लिया। अंग्रेजों ने भी उसको लालच दे दिया कि भाई तो हमें सारी जानकारी दे दे, हम तेरे को ये शक्ति दे देंगे वो शक्ति दे देंगे। भाई अंग्रेजों को अपना काम निकालना था और उन्होंने अपना काम निकाल लिया। सिराजुद्दौला का जो ये खास बंदा था मीर जाफर, ये चला गया अंग्रेजों के साथ। अब यहाँ पे आपको कारण समझ आ गया होगा, युद्ध कैसे हुआ वो समझ आ गया होगा। लेकिन ये समझते हैं कि जो बक्सर का युद्ध था 1764 में, वो प्लासी के युद्ध से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, ऐसा क्यों लिखा गया है, ठीक है, आखिर ऐसा क्या है। तो आइए समझते हैं। देखो भाई, अंग्रेजों की जीत बहुत बड़ी थी बक्सर में, क्योंकि बक्सर में अंग्रेजों ने 3 प्रमुख भारत के शासक, एक तो बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल सम्राट की शक्तिशाली गठबंधन को हराया था। एक तो ये जीत बहुत बड़ी है ना, एक गठबंधन को हरा रहे हो भाई आप, गठबंधन को हराना बहुत बड़ी जीत होती है अकेले को हराने के कंपैरिजन में। तो जीत बहुत बड़ी थी और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। इसके अलावा है बंगाल पर पूर्ण नियंत्रण। जैसे ही बक्सर का युद्ध जीता तो अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा, इन जगहों पर टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया, जिसको कहा जाता है दीवानी, ठीक है। तो ये टैक्स वसूलने का अधिकार मिल गया, तो ये भी बहुत बड़ी बात थी इनके लिए। अब इनको पैसा भी मिलेगा, जगह तो मिल ही गई, पैसा भी मिलेगा, टैक्स भी कमाओ। इससे उन्हें ना केवल राजनीतिक सत्ता मिली, बल्कि उनको पैसा भी मिला, संसाधन भी मिल गए। भाई बिहार में कम संसाधन थोड़ी हैं, इंडिया के सबसे ज़्यादा संसाधन बिहार उड़ीसा में ही है, झारखंड में सारे। अगर वो सब उनके अंडर में आ गए तो सोचो अब उनका कितना अच्छा होने वाला था। फिर भारतीय प्रतिरोध का अंत हुआ क्या, प्लासी बंगाल में ब्रिटिश नियंत्रण की शुरुआत मात्र थी। प्लासी का युद्ध उतना बड़ा नहीं है जितना बक्सर का युद्ध था, ठीक है। तो वो प्लासी वाला तो एक शुरुआत थी, लेकिन बक्सर के युद्ध ने बिल्कुल ये समझ लो सुनिश्चित कर दिया कि उत्तर भारत में ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के लिए कोई मजबूत भारतीय सेना अब नहीं बची है और ना कोई बचे। अंग्रेजों ने अब ये सोच लिया था पक्का कि अब अपने को जाना ही नहीं है, अब पैसा तो कमाना था ही था, अब यहाँ पे राजनीतिक शासन भी, मतलब राजनीतिक शक्ति भी अपनी हड़पनी है और इनको अपना गुलाम बनाना है। जहाँ जहाँ भी जाएंगे उधर लोगों को गुलाम बनाएंगे। अब अंग्रेजों का ये माइंडसेट हो गया था। फिर मुगल बादशाह भी कमजोर हो गए थे। बक्सर के युद्ध के बाद जो मुगल बादशाह थे उन्होंने अपनी सारी शक्ति खो दी थी। कोई अब मुगलों का वो रुतबा नहीं था जो एक टाइम पे हुआ करता था, और वह अंग्रेजों पर निर्भर हो गया और अंग्रेज उसको पेंशन देते थे, ठीक है। जो मुगलों का बादशाह था अब अंग्रेज उनको पेंशन दे रहे थे और वो अब नाम का बादशाह था, कुछ भी नहीं था उसके पास, जिससे भारत में मुगलों का प्रभाव बिल्कुल अंत, मतलब उनका अफेक्ट जो भी कह सकते हो, पावर है वो खत्म थी। अब मुगलों का अंत हो गया। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। 2 प्रश्न आपको करवा दिए हैं। अगला प्रश्न है, प्राच्यवाद शब्द से आप क्या समझते हो और इसने भारत में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में किस प्रकार योगदान दिया। प्राच्यवाद क्या होता है ये हम समझने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राच्यवाद से आपका क्या अभिप्राय है, इसने भारत में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार और सुदृढ़ीकरण में किस प्रकार योगदान दिया। तो प्राच्यवाद को समझ लेते हैं भाई क्या है।
प्राच्यवाद का मतलब है एक ऐसा तरीका जिस तरह पश्चिमी विद्वानों और लोगों ने एशियाई संस्कृतियों, विशेष रूप से भारत, चीन और मध्य पूर्व जैसे देशों का अध्ययन और चित्रण किया। यानी कि जो वेस्टर्न जितने भी थिंकर हैं, जो पश्चिमी देशों के विद्वान हैं, जो लोग हैं वहाँ के, उन्होंने एशिया के लोगों को, देखो भाई एशिया क्या है, अपना इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, और ये वाला जो एरिया है, तो एशिया को उन्होंने अपने किस नज़रिए से देखा, उसका किस प्रकार से अध्ययन किया और उसको किस तरीके से लोगों में दिखाया, इसी को हम प्राच्यवाद कहते हैं। देखो भाई, समय के साथ साथ जो अध्ययन होता था, देखो ये अंग्रेज क्या करते थे, कहीं भी जाने से पहले उस जगह के बारे में प्रॉपर स्टडी करते थे, वहाँ के लोग कैसे हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रही है। तो समय के साथ साथ ये अध्ययन ब्रिटेन सहित पश्चिमी देशों द्वारा इन क्षेत्रों पर प्रभुत्व और नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण बन गया। होता क्या था कि जब ये लोग पूरी तैयारी के साथ आते थे, तो यूरोप का चाहे कोई भी देश हो, ठीक है, अगर वो आ रहे हैं तो वो पूरा अध्ययन करके आते थे। और इससे क्या है, एक अगर आप किसी के बारे में रिसर्च करके आ रहे हो तो आप और अच्छे से उस पर अपना प्रभुत्व जमा सकते हो। तो एक तरीके से ये टूल बन गया था उनके लिए। फिर है प्राच्यवाद ने भारत में अंग्रेजों की किस प्रकार सहायता की, ये आपसे अगर पूछा जाता है तो इसको आप कैसे बताओगे। देखो, भारत पर नियंत्रण के लिए ज्ञान प्राप्त करना, सबसे पहले अगर आपको भारत पे कब्जा करना है तो बहुत ज़रूरी है कि आपको भारत का ज्ञान होना चाहिए। तो सर विलियम जोन्स जैसे ब्रिटिश विद्वानों ने भारतीय भाषाओं, संस्कृतियों और धर्मों का अध्ययन किया। ये देखो, ये फोटो विलियम जोन्स की है, ठीक है, विलियम जोन्स। इसने क्या करा, भारत के जो भी संस्कृतियां हैं, भारत के जो भी धर्म हैं, भारत के जो लोग हैं, भारत की जो भाषाएं हैं, उसका अध्ययन किया और भारत को बेहतर तरीके से समझकर वे इस अधिक आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। जितना आप भारत को डीपली पढ़ लोगे, रिसर्च कर लोगे, उतना आपको ईजी होगा इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल बना पाना। तो ये अंग्रेजों को समझ आ गया था, इसके ऊपर वो काम कर भी रहे थे। फिर आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश शासन को उचित ठहराना। अब अंग्रेज ये कहते हैं कि भाई प्राचीन भारतीय सभ्यताएं महान तो थी, लेकिन आधुनिक भारत कमजोर और अव्यवस्थित हो गया है। अंग्रेज कहते थे हम आएंगे तो हम ही आपको सुधार पाएंगे, वरना आपका बेड़ा गर्क है। आपका जो इतिहास था वो हो सकता है बहुत अच्छा हो, जो एंशियंट इंडिया था वो बहुत अच्छा था, लेकिन जो मॉडर्न इंडिया है, जो आधुनिक भारत है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और अव्यवस्थित है और कमज़ोर है। इससे उनके लिए यह दावा करना था कि मतलब वो ये कह रहे थे कि भारत पर शासन करके वो भारत की मदद करना चाहते हैं। भारत के लोगों को वो ये कह रहे हैं आपके राजा महाराजा बेकार हैं, हमसे अगर आप शासन करवाओगे तो हम आपके इंडिया को बहुत आगे ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उनका मतलब ये था कि भारत को उनके श्रेष्ठ मार्गदर्शन की आवश्यकता है। वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, जो वेस्टर्न कंट्री वाले लोग थे, अंग्रेज थे। वो कहते हैं कि भारत को जरूरत है एक मार्गदर्शन की, और वो सिर्फ और सिर्फ हम ही भारत का कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। फिर है भारतीय कानूनों को नियंत्रित करना। कैसे, देखो, अंग्रेजों ने भारतीय परंपराओं के ज्ञान का उपयोग किया, भारतीय परंपराओं को समझा, भारतीय समाज को समझा, बहुत अच्छे से स्टडी करी, और उन्होंने हिंदू और इस्लामी ग्रंथों को पढ़ा और उसके अकॉर्डिंग अपने कानून बनाए। अब जब ब्रिटिश यहाँ पर थे ना, तो कानून भी उन्हीं के चलते थे, कोर्ट कचहरी भी अंग्रेजों की होती थी। तो अंग्रेजों ने जो भारत के लिए कानून बनाए, वो उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथ, इस्लामी ग्रंथ, उन सबको पढ़कर अच्छे से रिसर्च करके उसके बाद कानून बनाए हैं, ठीक है। हालांकि उन्होंने इन कानूनों को ब्रिटिश हितों के अनुकूल ही बनाया था, ऐसा नहीं है वो हमारे लिए कुछ सोच रहे थे। कानून तो वो वैसे ही बनाते थे जिससे अंग्रेजों का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, ठीक है, और जिससे उन्हें भारत की कानूनी और राजनीतिक प्रणाली पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली। क्योंकि अगर आप खुद कानून अपने हिसाब से बनाओगे तो आप कंट्रोल भी उतना अच्छा कर पाओगे ना उस जगह को। आपके खुद के कानून हैं, आप जैसे मर्जी चलो, ठीक है, आपने अपने हिसाब से कानून बना रखा है तो कोई गलती होगी ही नहीं। तो ये वो चाहते थे। फिर भारतीय समाज को विभाजित करना। होता क्या है कि जब एक अकेली लकड़ी होती है उसको तोड़ना आसान होता है, वही लकड़ी को जब आप किसी गुच्छे में रखते हो तो आप उसको नहीं तोड़ सकते। ऐसा ही कुछ था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कि भाई हिंदू मुसलमान एक टाइम पर जो साथ रहते थे, अंग्रेजों ने ये सोचा कि इनके बीच में मतभेद पैदा करो, कैसे भी हो डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो या राज करो। ये नीति इन्होंने अपनाई और इन्होंने अच्छे से पहले स्टडी करी और फिर उसके बाद हिंदू मुस्लिमों को तोड़ने के ऊपर ध्यान दिया कि भाई इनका बिल्कुल भी ऐसा कर दो कि मोह भंगे एक दूसरे से।
तो इससे क्या होगा कि भाई भारतीयों के लिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट होना कठिन हो गया, क्योंकि ब्रिटिश जो लोग थे वो इकट्ठे थे, एक साथ थे, और इंडिया के जो लोग थे समाज में बटे हुए थे, जातियों में बटे हुए थे। तो इसका फायदा उठा लिया भाई बाहर के लोगों ने, अंग्रेजों ने। फिर है भारतीय अभिजात वर्ग पर विजय। अब अंग्रेजों ने भारत के जितने भी, अभिजात का मतलब होता है अमीर अमीर लोग थे, चाहे वो जितने भी नवाब हों, ठीक है, नवाब हों, या जितने भी जमींदार हों, जितने भी राजा हों, उन सभी पर लगभग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी और जो ये अंग्रेज लोग थे, इन्होंने उन पर विजय पा ली थी। तो अंग्रेजों ने खुद को भारतीय संस्कृति और विरासत के रक्षक के रूप में पेश किया। वो कहते थे हम भारत की संस्कृति को बचा के रखेंगे, हम भारत को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो इससे उन्हें स्थानीय विद्वानों और अभिजात वर्ग का समर्थन भी मिला कि भाई ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, और राजाओं ने भी यही सोचा, नवाबों ने, अंग्रेज तो कुछ अच्छा करने आए हैं हमारे इंडिया के लिए। और जो ब्रिटिश प्रशासन के प्रति वफादार भी बन गए। कई सारे ऐसे जमींदार थे, नवाब थे, राजा थे, उनके वफादार बन गए बिल्कुल अंग्रेजों के। इससे अंग्रेजों के लिए बिना किसी प्रतिरोध के भारत पर शासन करना और आसान हो गया। भाई राजा महाराजा तो खुद ही सपोर्ट कर रहे हैं आके, ठीक है करो। तो इससे क्या होगा कि भाई उनको और आसानी मिल गई। संक्षेप में बताऊं अगर मैं आपको, बिल्कुल अगर कंक्लूड करके बात करूं, तो प्राच्यवाद में यही है कि भाई अंग्रेजों को भारत के बारे में जानकारी हासिल करने, अपने शासन को सही ठहराने और इसके कानूनों को नियंत्रित करने, समाज को बांटना और प्रभावशाली भारतीयों का समर्थन जीतने में उनको मदद मिली। क्योंकि जब वो अच्छे से स्टडी करके आए इंडिया के बारे में, वो भी वेस्टर्न लोगों के नज़रिए से, अपने देश के ही जो उनके लोग थे, पश्चिमी देश के लोग, उन्होंने जो भारत सहित जो एशिया की छवि अपने मन में बसा रखी थी, वो छवि जब इन अंग्रेजों ने पढ़ी, जो भारत का समाज कैसा रहा, भारत की परंपराएं, भारत के कानून, जब ये अंग्रेज पढ़कर आए, तो इन्होंने उस तरीके से जब यहाँ पे कानून बनाए, तो इनको बहुत इजी उससे मतलब मदद मिल गई, काफ़ी ज़्यादा इनके लिए आसान हो गया। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं बताओ। स्थायी बंदोबस्त किसे कहते हैं? जिसको हम परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त के अंदर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर क्या आता है। तो इसमें है भाई 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा भारत के बंगाल क्षेत्र में ये बंदोबस्त शुरू किया गया था। ये आखिर है क्या? ये एक भू राजस्व प्रणाली है। भू का मतलब होता है भूमि, ठीक है, राजस्व का मतलब होता है रेवेन्यू, यानी किसी प्रकार का टैक्स, और प्रणाली को हम कहते हैं सिस्टम। तो जमीन से किस तरीके से कर लेना है, टैक्स लेना है, उसकी एक प्रणाली को हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं, जो कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे भारत के बंगाल में। और ये इसमें क्या इसकी कुछ खासियत है वो मैं आपको आगे बताता हूं। देखो, सबसे पहले स्थायी का मतलब होता है एक निश्चित रकम, एक परमानेंट, जो रकम ना तो बढ़ेगी ना घटेगी, उतनी ही रहेगी चाहे फसल कैसी भी हो। तो जो भूस्वामी थे, जिनको आप जमींदार भी कहते हो, जमींदारों द्वारा ब्रिटिश सरकार को ये जो कर था, इसकी राशि को स्थायी रूप से तय कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल किसी किसान से 1000 रुपया टैक्स लेना है, तो वो 1000 रुपया फिक्स है, अंग्रेजों को हर महीने चाहिए। अब हो सकता है कि कभी कभी भाई किसानों की इतनी ज़्यादा कमाई हो जाए कि अगर चाहते अंग्रेज तो वो 2000 भी ले सकते थे। लेकिन अगर ये वाला बंदोबस्त लगा हुआ है, स्थायी बंदोबस्त, तो बेशक से किसान को 10,000 का फायदा हुआ हो, पर उसको टैक्स केवल 1000 रुपया ही देना है। एक टैक्स की रकम तय कर दी गई। और ऐसे में जमींदार का भी फायदा हो सकता था। भाई जमींदार आगे किसान को जाकर चाहे ये बोल दे कि मुझे 1500 रुपये दो टैक्स, और उसमें से 500 अपने पास रख लेगा, 1000 रुपये अंग्रेजों को दे देगा, क्योंकि अंग्रेजों को तो एक फिक्स अमाउंट चाहिए, 1000 रुपये। तो ये आपका स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी मुश्किल होगी, बहुत सिंपल सा था। और एक बारी अगर ये टैक्स निर्धारित हो गया, तो ना कभी इस टैक्स को घटाया जाएगा, ना कभी इसको बढ़ाया जाएगा, चाहे भूमि पर उत्पादन बढ़े चाहे घटे, खेती कैसी भी हो। अब ये भी एक पॉइंट है, समझ लेना, अगर मान लो कोई अकाल पड़ गया, कोई सूखा पड़ गया, खेती अच्छी नहीं हुई, तो भी 1000 रुपया तो देना ही है। वो जो टैक्स है, एक एग्जाम्पल, सपोज 1000 रुपया तो देना ही है। और अगर मान लो बहुत अच्छी खेती हो गई, तो आपको 2-3 हज़ार नहीं देना, फिर भी 1000 है आपको। तो ये इसमें होता है। तो इसका एक ही उद्देश्य था कि भाई ब्रिटेन वालों को, जो अंग्रेज यहाँ पर आए हुए हैं, उनको स्थिरता मिले, एक स्टेबिलिटी मिले कि भाई इतना अमाउंट तो हर महीने आएगा ही, चाहे खेती हो चाहे खेती ना हो।
ये पैसा अपने को मिलता रहेगा। समझ आ गया? तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चल रहा है अभी तक। और इसके अलावा भूमि मालिकों को कृषि में सुधार करने के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे भाई ये लोग, क्योंकि 1000 रुपया टैक्स देना है। टैक्स तो जब ही आएगा जब कृषि अच्छी करोगे, तो कृषि अच्छी करने के चक्कर में फसल अच्छी होगी और उससे क्या होगा कि भाई कृषि में सुधार आएगा, क्योंकि उन्हें करों में उतार चढ़ाव के बारे में चिंता करने की जरूरत तो थी नहीं बिल्कुल, है ना। अब जो अंग्रेज है उनको ना तो बढ़ाना है कर ना घटाना है, टैक्स फिक्स है उनका, उनको हर महीने अपना पैसा मिलता रहेगा। अब यहाँ पे जमींदारों का क्या रोल होता है वो समझ लो। स्थायी बंदोबस्त के अंदर जो जमींदार होता है, इस व्यवस्था के तहत जमींदार जमीन का आधिकारिक मालिक उसको बना दिया जाता था। और जमींदारों के पास मान लो ये एक अंग्रेज ऑफिसर है, बीच में जो ये बिचौलिया है ये जमींदार है, और ये आपका किसान है। अब ये जो जमींदार है वो पैसा किससे लेगा? किसानों से। किसको देगा? अंग्रेजों को। तो ये एक मिडलमैन हो गया, बिचौलिया की तरह हो गया। ठीक है। तो होता क्या है, ब्रिटिश शासन से पहले कई जमींदार केवल कर संग्रह करता थे, लेकिन स्थायी बंदोबस्त ने उन्हें जमीन पर कानूनी मालिकाना हक भी दे दिया। अब पहले तो वो उनका काम जमींदारों को सिर्फ टैक्स लेना था, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा इनको इतनी भी पावर दे दी गई कि ये अपनी बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों के भी मालिक थे, इनकी खुद की भी ज़मीनें थी। अब आपको एक चीज़ और बताऊंगा आगे कि इनकी ज़मीनें कभी कभी नीलाम भी हो सकती थी, ऐसा नहीं है, इनका फ़ायदा ही फ़ायदा है। देखो, इस नए स्वामित्व ने जो इनको एक अधिकार मिला था, इससे जमींदारों को जमीन पर काम करने वाले किसानों से किराया वसूलने की अनुमति मिल गई, क्योंकि किसानों के पास अपनी ज़मीन तो होती नहीं थी, जमींदारों की ज़मीन होती थी, किसान वहाँ पर कृषि करते थे, और जो ये जमींदार लोग हैं ये किसानों से टैक्स लेते थे। यही सिस्टम चल रहा था। तो वे ये तय करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र थे कि किसानों से कितना किराया वसूलना है। ऐसा नहीं है कि मान लो अंग्रेजों ने 1000 रुपया बोला है तो 1000 ही वसूलना है। नो, आप चाहो 10,000 वसूल लो, अगर मिलते हो कोई दिक्कत नहीं है, वो पैसा अपनी जेब में रख लो। तो इनको इसमें फ़ायदा तो था, ठीक है, ये बेनिफिट तो था इनको, कोई इसमें दो राय नहीं है। फिर ये भी है, जो इनकी ज़मीन होती थी वो वंशानुगत उस पर मालिकाना हक होता था। मान लो ये कोई A to Z कोई एक जमींदार है, इसके बच्चे होंगे, वो ज़मीन उनके पास चली जाएगी, B, C, D के पास, फिर उसके बच्चे होंगे, ज़मीन उसके पास चली जाएगी। तो वंशानुगत अधिकार था, ज़मीन ट्रांसफ़र हो जाती थी, यानी कि जमींदार के परिवार में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ट्रांसफ़र हो जाती थी, ज़मीन का जो मालिकाना हक होता था। ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं क्या है। आगे अगर हम देखें, करों का भुगतान करने की जिम्मेदारी। ठीक है, अब इसको समझेंगे। तो अब हम अगर जिम्मेदारी को देखें तो करों का भुगतान करने की जिम्मेदारी, ये हमारा अगला टॉपिक है। देखो भाई, ब्रिटिश सरकार ने जमींदारों पर एक निश्चित कर लगाया था, लेकिन कर का भुगतान करने के लिए किसानों से किराया वसूलना उनकी जिम्मेदारी थी। अब आप ये समझ लो कि अंग्रेजों ने एक काम सौंप दिया जमींदारों को कि भाई आपको जाना है टैक्स वसूल के लाना है। ये अगर जिम्मेदारी सही से नहीं निभाओगे तो हम क्या करेंगे, आपकी ज़मीनें आपसे ले लेंगे, अगर आप हमें निश्चित टैक्स नहीं ला के देते हो। अब आगे समझाता हूँ आपको। अगर कोई जमींदार समय पर अंग्रेजों का कर नहीं भुगतान करता था, तो ऐसे में उसको अपनी ज़मीन अपने हाथ से खोनी पड़ती थी और उस ज़मीन को किसी और को नीलाम कर दिया जाता था। ये भी सीन था भाई, समझ लो। अगर मान लो जो वो 1000 रुपया फिक्स कर रखा था अमाउंट, अगर वो 1000 रुपया नहीं मिला तो समझ लो आपकी ज़मीन गई, अब हम पैसे आपसे लेंगे। तो जमींदारों पे भी एक प्रेशर होता था किसानों से लेने का। किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा भाई? तो जमीन पर काम करने वाले किसानों के लिए ये व्यवस्था अक्सर बोझ बनकर रह गई। कभी भाई खेती अच्छी हो रही है, कभी नहीं भी हो रही है, लेकिन उनसे हर महीने लिया ही जा रहा है पैसा, क्योंकि जमींदारों को एक निश्चित टैक्स देना ही पड़ता था। चाहे कभी कभी मतलब खेती अच्छी हो या ना हो, टैक्स तो जा ही रहा है। कभी कभी लगान को बहुत अधिक भी बढ़ा दिया जाता था जमींदार द्वारा, ताकि वो अपना लाभ कमा सके जमींदार। ऊपर से तो 1000 रुपये बोले हुए हैं, जमींदार इधर आके 2-2 हज़ार रुपये ले रहा है, तो ऐसे में किसान तो बोझ के तले दब जाएगा ना। तो ये इसमें बताया जा रहा है। कई किसान क्या करते थे, जब भुगतान नहीं कर पाते थे भाई, मतलब किसानों को बहुत ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा था, तो जिससे वो बहुत गरीबी में चले गए और उनकी ज़मीनें जो थोड़ी बहुत थी वो भी उनको बेचनी पड़ती थी कर्जे में। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर खराब फसल का मौसम आ गया, यानी कि अकाल। आप ये समझ लो, ये ऐसा कब होता है कि फसल जो है वो ख़राब हो गई है, मौसम बेकार है या अकाल पड़ गया है, तो बहुत मुश्किलें होंगी। ऐसे में 1000 रुपया कहाँ से आए टैक्स देने के लिए?
तो ऐसे में ही सबसे ज़्यादा समस्या आती थी। अकाल के समय वो टैक्स मिलता नहीं था और उस समय सबसे ज़्यादा जमींदार जो थे उनकी ज़मीनें जाती थी। विशिष्ट क्षेत्रों पर लागू, अभी ये स्थायी बंदोबस्त इंडिया में, आप अगर ये सोच रहे हो पूरे इंडिया में अंग्रेजों ने ये लागू कर रखा था, तो नहीं। स्थायी बंदोबस्त केवल और केवल बंगाल, बिहार और उड़ीसा और मद्रास के कुछ इलाकों में इन्होंने लागू किया था, खास तौर से बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर, ठीक है। बाद में भारत के अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अलग अलग नई नई नीतियां बनाई। कुछ समय बाद इनको ये भी लगा कि भाई ये जो स्थायी बंदोबस्त है, जो टैक्स हम सिर्फ 1000 रुपये हमने बना रखा है, जमींदार तो आगे जाके 2000 रुपये ले रहे हैं, फायदा तो जमींदार का हो रहा है, अपना क्या फायदा हो रहा है इसमें। तो ऐसा भी आगे में मतलब आगे चल के हुआ और फिर ये वाला जो ये व्यवस्था बिल्कुल बंद कर दी गई, ये व्यवस्था ही खत्म कर दी उन्होंने और एक नई व्यवस्था वो लेकर आए। फिर ब्रिटिश सरकार के लिए राजस्व, होता क्या था, देखो ब्रिटिशों के लिए स्थायी बंदोबस्त ने एक आय का स्रोत बना दिया था कि भाई इनकम का सोर्स था ना उनका, तो हर महीने 1000 रुपये आ ही रहा है और सरकार को ठीक ठीक पता था कि उन्हें हर साल कितना पैसा मिल जाएगा, जिससे उन्हें वो अपना प्लान बनाने में मदद मिलती थी कि भाई अपनी हर महीने की इनकम फिक्स आ रही है तो अब हम अपने खर्चे इस तरीके से कर सकते हैं। ये था आपका स्थायी बंदोबस्त वाला टॉपिक। अब हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा ये है समकालीन भारतीय समाज में, ठीक है, समकालीन भारत के समाज के विकास में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का क्या महत्वपूर्ण योगदान या क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपको बताना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता, जिसको छुआछूत भी कहते हैं, हुआ क्या, जो सुधारक आए, समाज को सुधारने के लिए कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई और उसको मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सुधारकों ने क्या करा, ये जो जाति व्यवस्था थी वो भी दमनकारी, बहुत क्रूर और बहुत ही बेकार जाति व्यवस्था, और जो छुआछूत का ये जो सिस्टम था इसके खिलाफ इन लोगों ने लड़ाई लड़ी। खासकर ज्योतिबा फूले जिन्होंने अपनी एक संस्था सत्य शोधक समाज बनाया, जिससे उन्होंने निचली जाति के जो लोग थे, खासकर जो पिछड़े वर्ग के लोग, दलित लोग थे, उनके लिए काम करा, ठीक है। देखो सत्य शोधक समाज क्या था, ये क्या था, एक सामाजिक सुधार संगठन था जहाँ सभी लोग आके मिलते थे और पिछड़े वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोगों के लिए काम करते थे। तो ज्योतिबा फूले ने 1873 में महाराष्ट्र भारत में ये आंदोलन शुरू किया, महाराष्ट्र के थे ये, और समाज का मुख्य उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना था। सत्य शोधक समाज इसलिए बनाया गया था कि समाज में सभी लोगों को बराबर का दर्जा मिले। इसके अलावा विशेष रूप से समाज के जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ बहुत उत्पीड़न हुआ है, जिनको बहुत तंग किया गया है, जो लोग बिल्कुल हाशिए पर हैं, पिछड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे निचली जाति के लोग हैं, महिलाएं हैं, जो शूद्र हैं, जो अछूत हैं, उनके लिए ज़्यादा काम हो, ये इनका मेन टारगेट था, ठीक है। फिर आते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इन्होंने दलित के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है, और भारतीय संविधान का एक इन्होंने फॉर्मेट भी तैयार किया था, प्रारूप मसौदा या प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही थे ना भाई। तो इन्होंने एक संविधान के अंदर भी आवाज़ उठाई कि भाई कैसे कैसे जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, उनके लिए अधिकार होने चाहिए। परिणाम ये हुआ कि आधुनिक भारत में समानता और सामाजिक न्याय की नींव रखी गई। जो समानता की बात होती है, पहले के ज़माने में क्या था, ये तो ऊंची जाति का है, ये तो नीची जाति का है, तो ये चीज़ खत्म हो गई संविधान में। अब क्लियरली इसका मेंशन है, सभी लोग बराबर हैं। फिर आता है लैंगिक समानता और महिला अधिकार, जेंडर इक्वालिटी जिसको आप कहते हो, कि सभी धर्मों मतलब सभी लिंगों को बराबर समझो। होता क्या था, कुछ सुधारक हुए जिन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, महिलाओं की शिक्षा के ऊपर जो कुछ प्रथाएं थीं, जैसे कि बचपन में शादी कर देना, या फिर होता क्या था, महिलाओं को शिक्षा नहीं देने को मिलती थी, शिक्षा नहीं मिलती थी उन्हें। सती प्रथा, किसी का पति मर गया तो उसकी महिला को भी साथ में संस्कार कर दो। तो ये इस चीज़ों, ये जो कुरीतियाँ थी, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा को 1829 में बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, और उसके लिए उनको पूरा क्रेडिट जाता है। और ब्रह्मो समाज के माध्यम से, यानी कि ये भी एक संस्था जहाँ पे सभी लोग ऐसे समाज सुधारक जुड़े और महिलाओं के अधिकारों के लिए इन लोगों ने आवाज़ उठाई। राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, याद रखना। जो ज्योतिबा फूले थे वो था सत्य शोधक समाज। फिर आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम। इन्होंने विधवा जो महिलाएं होती थी, जो विडो होती हैं, मान लो किसी के पति की डेथ हो गई है, तो विधवा महिला पहले के समय में दोबारा से शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन इन्होंने आवाज़ उठाई कि एक ऐसा कानून आए जिससे जो विधवा हैं वो पुनर्विवाह कर सकें। तो 1856 में ये अधिनियम आया
और लड़कियों की शिक्षा की भी इन्होंने वकालत करी कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दो। परिणाम ये हुआ कि भारत में आधुनिक महिला अधिकारों और लैंगिक समानता की नींव रखी गई, क्योंकि आधुनिक समय में अगर किसी का पति मरता है तो वो महिला अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर सकती है, ठीक है, और महिला कितना भी पढ़ सकती है जितना वो चाहे। तो ये तो भाई समाज में बदलाव आया है। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो वो है धार्मिक सुधार और पुनरुत्थान। तो धर्म के अंदर भी कुछ कुरीतियाँ थी, तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद आते हैं जिन्होंने अपना रामकृष्ण मिशन चलाया, और इसके द्वारा इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, यानी कि आप धर्म को लेकर कट्टर मत बनो, आप दूसरों के धर्म का भी सम्मान करो, और इसके अलावा हिंदू धर्म के अंदर जो कुछ थोड़ी बहुत जो बुराइयां थी उसके बारे में भी इन्होंने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन दिया और हिंदू धर्म के लिए काम किया। फिर आते हैं दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी, और इन्होंने भी अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, और आप ऐसे पूजा पाठ कर रहे हो जिसका कोई तर्क नहीं बनता, इस चीज़ को इन्होंने खारिज करा। और इन्होंने बोला कि भाई ये जो आप ढकोसले कर रहे हो ये मत करो, वैदिक मूल्यों की तरफ लौटो, वेदों में जो लिखा है उसको मानो बस, ठीक है। परिणाम ये हुआ कि धर्म को थोड़ा सा तर्क संगत बनाया गया कि भाई फैक्ट पे बात करो, तर्क दो, उसके बाद कुछ बोलो, ठीक है, वेदों पे बात करो, ये नहीं मन गढ़ंत कुछ भी आपने बना दिया। तो ये बात थी, इनका नाम भी जरूर आता है समाज सुधार आंदोलन में। फिर शिक्षा के बारे में भी बहुत सी बातें आई। ये जो समाज सुधारक थे इन्होंने सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए ये बहुत ज़रूरी समझा कि शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है। तो जो ईश्वरचंद विद्यासागर है और ज्योतिबा फूले है, उन्होंने महिलाओं और निम्न जाति के बच्चों के लिए स्कूल भी खोले भाई, जहाँ पे उनको पढ़ाया जाता था, फ्री में पढ़ाया जाता था, ठीक है। तो ये उन्होंने समाज में कुछ सुधार के काम करें। फिर शिक्षा नहीं थी, अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, समाज में अन्याय बहुत था, तो होता क्या है कि बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। फिर शिक्षा का प्रसार जब हुआ तो बहुत प्रगति हुई समाज में, और एक अच्छा समाज बनने की वहाँ से शुरुआत हुई जब लोग पढ़ने लिखने लगे। तो ये इनका रोल था। इसके अलावा राष्ट्रवाद और आधुनिक पहचान, देखो भाई, धर्म सुधार आंदोलन, इसके अलावा समाज सुधार आंदोलन भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के साथ भी जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। राष्ट्रवाद क्या होता है? अपनी संस्कृति, अपने देश को लेकर एक भावना आती है जो देशभक्ति की। तो स्वामी विवेकानंद ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करने के लिए राष्ट्रीय गौरव, आध्यात्मिक पुनरुत्थान और एकता पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि भाई हमें इनके खिलाफ लड़ना है, अंग्रेजों के खिलाफ अपने को एक होना पड़ेगा, जितने भी हम हिंदू धर्म के लोग हैं उनको अपने को एक होना पड़ेगा, मिलकर इनका सामना करना पड़ेगा, धर्म के अंदर जो बुराइयां हैं उसको खत्म करना पड़ेगा। और राष्ट्रवाद का इन्होंने प्रचार किया, बड़े बड़े जगहों पे जाके इन्होंने, शिकागो, पता नहीं कहाँ कहाँ जाके इन्होंने भाषण दिए हैं, ठीक है। फिर सुधारकों ने एकजुट होने का मैसेज दिया, समाज को ये बोला कि भाई आप जब भी मजबूत बनोगे, जब एकजुट रहोगे, जब भी आप अंग्रेजों का विरोध कर पाओगे। परिणाम क्या हुआ कि भाई समानता का विस्तार हुआ, सभी लोग जो पहले ऊंच नीच करते थे वो थोड़ा समझने लगे, तर्कवाद आया, यानी कि जो पहले अंधविश्वास था उसकी जगह अब तर्क पे बातें होने लगी, ठीक है, तर्कशील बातें होने लगी। तो इस तरीके से इनका योगदान है, चाहे दयानंद सरस्वती हो, ईश्वरचंद विद्यासागर हो, राजा राम मोहन रॉय हो, स्वामी विवेकानंद हो, ज्योतिबा फूले हो, भीमराव अंबेडकर हो, सभी ने अपने अपने क्षेत्र में योगदान दिया है भाई समाज सुधार में, इनका नाम याद रखना। फिर है आज की डेट में हमारे जो कानून है, SC ST एक्ट, अगर आपने कभी सुना हो, आपने किसी को गलती से भी कुछ उल्टा बोल दिया तो अगर वो SC कैटेगरी का है या ST कैटेगरी का है तो वो सीधा उसके पास अधिकार है, वो उस एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई करवा सकता है। तो ये अछूत और अस्पृश्यता, छुआछूत, ये बिल्कुल अब खत्म है। महिलाओं को इक्वल अधिकार है, सभी को शिक्षा का अधिकार है, सभी को लैंगिक समानता है, कोई किसी भी धर्म को अपना सकता है, शिक्षा का भी अधिकार है। तो ये आधुनिक समय में इसीलिए हो पाया, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है भारत में 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में पारंपरिक उद्योगों का पतन क्यों हुआ, या फिर विउद्योगीकरण किसे कहते हैं, या भारत से धन की निकासी किस प्रकार हुई। ये क्वेश्चन आता है बहुत बारी, तो इसको अब हम समझने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम इस तरीके से अगर देखें तो अब हम समझते हैं ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां और धन का निष्कासन कैसे हुआ। देखो भाई, ब्रिटिश जो लोग थे, अंग्रेज, उनकी नीतियां बहुत शोषणकारी थी।
भारत के लोगों का बहुत शोषण होता था। कैसे? क्योंकि उन्होंने क्या करा, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए तो कुछ नहीं किया, बल्कि भारत से संसाधनों का लाभ उठाया, भारत के लोगों से टैक्स लिए, कर लिए, और वो सारा पैसा ब्रिटेन में ट्रांसफ़र कर दिया, और भारत का जितना पैसा था उसकी निकासी कर दी। ये होता है धन की निकासी। यानी कि भारत में कुछ भी इन्वेस्ट किया नहीं, जो भी पैसा था वो सारा का सारा निकाल निकाल कर अपने ब्रिटेन में ले गए, और इस धन की निकासी ने भारत की आबादी को गरीब बना दिया, और भारत के जो डोमेस्टिक फैक्ट्रियां थी, जो घरेलू उद्योग थे, वो पूरे तरीके से तहस नहस हो गए। भारत के जो संसाधन थे वो भी सारे वो ले गए। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई। फिर क्या हुआ देखो, भूमि राजस्व प्रणालियाँ, इन्होंने क्या करा, एक तो स्थायी बंदोबस्त जो मैंने आपको पीछे अभी अभी पढ़ाया है वो लागू करा। फिर इन्होंने एक दो प्रकार के और ऐसे ही सिस्टम बनाए थे, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये आगे आपको बताऊंगा, एक डिफरेंस आता है रैयतवाड़ी और महलवाड़ी में, क्या डिफरेंस है वो आगे बताऊंगा। तो ये इन्होंने अलग अलग जो है टैक्स वसूलने के सिस्टम बनाए, किसानों को दबाव में डाला, जिससे किसान कर्ज में डूब गए। इससे उनकी जो है क्रय शक्ति कम हो गई। यानी कि किसानों के पास पैसा ही नहीं होगा तो वो खरीदेंगे क्या, तो पैसा नहीं होगा, खरीदेंगे नहीं, तो भारत के जो यहाँ के लोकल जो वस्तुएं लोग बना रहे हैं उसको कोई खरीदेगा नहीं, तो उसकी मांग कम हो जाएगी। तो ऐसे क्या होगा, जो भारत के पारंपरिक उद्योग थे वो कमज़ोर हो गए, जो पुरानी पुरानी फैक्ट्रियाँ थी यहाँ की वो कमज़ोर हो गई, क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति कम, परचेज पावर कम हो गई। फिर है असमान व्यापार की नीतियाँ। देखो होता क्या था, अंग्रेजों ने व्यापार की ऐसी नीतियाँ बनाई थी जो बिल्कुल भी आसमान, मतलब आसमान थी। कैसे? देखो, जिसमें भारत ब्रिटेन को कच्चा माल यानी कि कपास, नील और अफीम निर्यात करता था, और बदले में तैयार माल आयात करता था। इससे भारतीय जो हस्तशिल्प और कपड़ा उद्योग है उस पर बहुत नुकसान हुआ। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। भारत का कपास है, भारत की नील है, ये वो खरीद रहे हैं हमसे, ठीक है, हमारे यहाँ से वो आ रहे हैं ब्रिटेन वाले, कपास, नील सब उगा के जा रहे हैं, अपने ब्रिटेन में जा रहे हैं, और वहाँ से तैयार करके इंडिया में बेचने आ रहे हैं। तो यहाँ से भारत का जो कपड़ा उद्योग है उसको नुकसान होगा ना, क्योंकि इधर के उद्योग में कपड़े थोड़ी बन रहे हैं, कपड़े ब्रिटेन से बन के आ रहे हैं। तो ये फ़ायदा ब्रिटेन वालों को हो रहा था, भारत वालों को नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटिश उद्योगों की तकनीकी श्रेष्ठता। भारत के जो उद्योग थे वो थोड़े प्राचीन, थोड़े पुराने, थोड़े पारंपरिक टाइप थे, लेकिन ब्रिटिश जो ब्रिटेन है वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवलाइजेशन, ठीक है, सॉरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। उससे क्या हुआ कि बहुत सारे उनके नए नए और बहुत आधुनिक उद्योग बन गए, खासकर वस्त्र उद्योग तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया एक तरफ से। कैसे? वहाँ पे मशीनों द्वारा कपड़े बनाए जाने लगे, बहुत इलेक्ट्रिक मशीनें आ गई, जिससे क्या हुआ, जो ब्रिटेन के निर्माता थे, मैन्युफैक्चरर थे, उनको भारतीय कारीगरों की तुलना में अधिक सस्ते और कुशलता से माल का उत्पादन करने की अनुमति मिल गई। क्योंकि भारत में तो क्या मजदूर आते थे, वो काम करते थे कपड़ा फैक्ट्री में, लेकिन ब्रिटेन में ज़्यादातर काम मशीनों द्वारा होने लगा था। तो इससे क्या है, भारत के लोगों को नुकसान हुआ। फिर है ब्रिटेन में कपड़ा मिलें, ठीक है, कैसे? स्पिनिंग जेनी और पावर लूम जैसी आधुनिक तकनीक से लैस ब्रिटिश मिलें बड़े पैमाने पर कपड़ा बनाती थी। देखो, अब ब्रिटेन में कपड़ा बनता था इलेक्ट्रिक, बिल्कुल इलेक्ट्रिक मशीन होती है, बटन दबा दो अपने आप कपड़ा बनेगा। लेकिन भारत में हस्त से सब कुछ चलता था, ठीक है, हैंडलूम होता था यहाँ पे, हथकरघा जिसको आप कहते हो, कपड़ा बनाने का जो होता है, लेकिन वहाँ पे पावर लूम चलता था, यानी कि इलेक्ट्रिक मशीन होती थी कपड़ा बनाने की। तो इससे क्या हुआ कि भाई जो ये रेडीमेड कपड़े फिर बनने लगे और मशीनों से बनने लगे, तो ये भारत जो है बिल्कुल कंपटीशन में पीछे हो गया। ठीक है, ये समझ लो यहाँ के फैक्ट्रियों को बहुत नुकसान हुआ। भारतीय वस्त्र उद्योग का विनाश हो गया। अब कैसे? कपास बुनाई और हस्तशिल्प का पतन। देखो, सबसे अधिक प्रभावित उद्योग था कपास का, क्योंकि जो कॉटन इंडस्ट्रीज थी, वो कॉटन भारत का जो है ना वो ब्रिटेन में जा रहा था, ब्रिटेन में बन के फिर इंडिया में आ रहा था। तो फायदा किसका हो रहा है? ब्रिटेन वालों का। तो भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग है उस पर बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि भाई पहले क्या होता था, भारतीय सूती वस्त्र अपनी गुणवत्ता के लिए बहुत ही फेमस थे वर्ल्ड लेवल पर, लेकिन जब सस्ते सस्ते सूती कपड़े बनने लगे ब्रिटेन में मशीनों द्वारा, तो उससे क्या है, कंपटीशन बढ़ गया, और एक तरीके से भारत के कारीगरों की जो रोजगार है वो चला गया, और फायदा सारा हो गया अंग्रेजों को। फिर आता है भारतीय निर्यात पर प्रतिबंध। अंग्रेजों ने क्या करा, यूरोपीय बाजारों में भारत का सूती वस्त्र निर्यात बिल्कुल बंद कर दिया, कि भारत से कोई कपड़ा बाहर नहीं जाएगा,
भारत कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसे में और ज़्यादा प्रभावित हो गया भारत का जो कपड़ा उद्योग था। फिर भारतीय वस्तुओं पर ब्रिटेन में उच्च टैरिफ लगाया जाता था, यानी कि टैक्स। अगर आप भारत से सामान लेके ब्रिटेन में बेचने जा रहे हो तो आपको बहुत हैवी टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई अगर बार बार टैक्स हैवी होगा, टैरिफ बहुत ज़्यादा होगा, तो कोई जाएगा ही नहीं व्यापारी वहाँ पे। तो भारत के व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ अंग्रेजों की इन नीतियों की वजह से। ठीक है। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एकाधिकार। फिर क्या हुआ, जो अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कपड़ा, नमक और अफीम जैसी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर व्यापार का एकाधिकार कर लिया कि भारत में जितना भी कपड़ा होगा, जितना भी नमक होगा, वो हम अपने हिसाब से बेचेंगे, अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। तो इससे क्या होता है, और नुकसान हुआ। भारतीय कारीगरों को अपना सामान कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर किया गया कि भाई सस्ते में दे दो, ठीक है, वरना ये भी पैसा नहीं मिलेगा। तो इन्होंने भाई, भारत के लोगों ने, व्यापारियों ने लॉस खाकर भी अपना सामान बेचा है अंग्रेजों को, और उसके बाद अंग्रेजों ने वही सामान बाहर एक्सपोर्ट कर दिया और पैसा कमाया। तो सारा फायदा अंग्रेजों का। फिर है कच्चे माल का निर्यात। भारत को ब्रिटिश उद्योगों, विशेष रूप से कपास के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बना दिया गया था कि जो कच्चा माल होगा वो इंडिया से आएगा और ब्रिटेन में उसका कुछ ना कुछ बनाया जाएगा। फिर क्या हुआ, उत्पादन के मूल्य वर्धित चरण ब्रिटेन में किए गए, यानी कि जो जितना भी कपड़ा बनता है, उत्पादन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो ब्रिटेन में होती थी। जबकि भारत में क्या होता था, भारत ने विनिर्माण से मिलने वाली नौकरियों और आर्थिक विकास दोनों को खो दिया। पहले क्या होता था, कपड़े की फैक्ट्री में जब कच्चा माल आता था, कपड़ा बनता था, तो वहाँ पे कारीगर काम करते थे। अब कपड़ा बन ही नहीं रहा इंडिया में, तो कारीगर क्या काम करेंगे, तो नौकरियां चली गई कारीगरों की। ये इसमें बताया जा रहा है। भारत में कोई औद्योगिकरण नहीं हो पाया। ब्रिटेन में बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनी, जिससे औद्योगिक क्रांति आई वहाँ के देश में। लेकिन भारत के अंदर कोई मॉडर्नाइजेशन, कोई आधुनिकरण, कोई औद्योगिकरण नहीं हुआ। भारत ने सिर्फ और सिर्फ लॉस झेला है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान करा है। और अंग्रेजों ने भारत में कोई इन्वेस्ट नहीं करा यहाँ के उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए। ब्रिटिश लाभ के लिए बुनियादी ढांचे का विकास। होता क्या है, जो रेलवे लाइनें बिछाई गई, जो टेलीग्राफ सिस्टम लाया गया, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने अपने फायदे के लिए ही ये किया था, ना कि भारतीयों को सुविधा देने के लिए। याद रखना, अगर रेल लाइनें बिछाई हैं तो वो अपने लिए बिछा रहे हैं, माल, कच्चा माल ले जाके, और वो बंदरगाह पर उसमें जहाज में चढ़ा देंगे और अपने ब्रिटेन में ले जाएंगे, इसीलिए रेलवे लाइन बिछाई थी उन्होंने। तो इससे क्या है कि भाई जब उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई तो अंग्रेज लोग जितने भी संसाधन है पूरे देश में कहीं भी हों, उनको आराम से ले जाएंगे अपने देश। ठीक है, भारत के लोगों का कोई फायदा नहीं करवाया। फिर है अकाल और गरीबी। अब जो कारीगर थे उनकी नौकरियां चली गई, गिरावट आ गई नौकरियों में, तो कई कारीगर खेती की ओर धकेल दिए गए, अक्सर किराएदार किसान के रूप में, कि भाई खेती करते थे और किराया देते थे, टैक्स देते थे। और जब बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाने लगा और रोजगार के अवसर कम होने लगे, तो इससे कई लोगों ने भाई कर्जा लेना भी शुरू कर दिया। कर्जा लेते लेते वो और डूब गए। कई लोग फिर भाई फांसी लगा लेते थे, सुसाइड कर लेते थे। तो हालत बहुत खराब हो गई भारत के जो किसान हैं और जो मजदूर हैं उनकी। कृषि पर क्या प्रभाव हुआ, देखो, भारत के लोग जो है ना, पहले ज़्यादातर खाद्यान्न फसलें उगाते थे, गेहूं हो गया, चावल हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने ना उनको ज़्यादा फोर्स करा नगदी फसल उगाओ, यानी कि ऐसी फसल जिससे उनको फायदा हो, जिससे बेच के पैसा ज़्यादा आए। तो ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय किसानों को घरेलू उपभोग के लिए खाद्य फसलों की बजाय जो एक्सपोर्ट वाली कपास होती है, नील होती है, इसकी खेती करने के लिए ज़्यादा फोर्स किया गया, मजबूर किया गया कि भाई ये उगाओ जो हम कह रहे हैं। फिर यही हुआ कि भाई मतलब तरीके से जो पारंपरिक रूप से जो उनका चला आ रहा था वो सब खत्म हो गया। पैसा सारा भारत से बाहर जा रहा है, संसाधन सारे बाहर जा रहे हैं, फैक्ट्रियों का विकास हो नहीं रहा है। तो ये कुछ असर हुआ। अगला टॉपिक है हमारा रैयतवाड़ी प्रणाली का किस तरीके से कार्यान्वयन हुआ और उसके परिणाम क्या हुए, और उसको कंपेयर करना है महलवाड़ी बंदोबस्त से, महलवाड़ी प्रणाली से। तो देखो, मैं टोटल अगर आपको बताऊं, एक तो आपका स्थायी बंदोबस्त है, वो आपको मैंने पढ़ा दिया है, वहां से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। और दूसरा जो आपका रैयतवाड़ी सिस्टम है, ठीक है, रैयतवाड़ी और मालवाड़ी, इसमें डिफरेंस आपको समझाऊंगा। ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे क्योंकि ये शॉर्ट नोट में आता है आपका, तो डिफरेंस समझाऊंगा आपको मैं, ताकि आपको ऊपर ऊपर से पता चल जाए आखिर है क्या। लेफ्ट साइड में रैयतवाड़ी के बारे में बताया गया है, राइट साइड में महलवाड़ी, जो कि लिखा भी है। परिभाषा समझ लो, रैयतवाड़ी का मतलब क्या होता है।
रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि कर सीधे किसान से लिया जाता है, किसान को रैयत कहा जाता है, तो जो टैक्स है वो सीधा किसान से लिया जाएगा, कोई जमींदार नहीं होगा बीच में। और ब्रिटिश सरकार ने किसान को भूमि का मालिक माना। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा है, सीधा किसान से जाके टैक्स लेना है, कोई बिचौलिया नहीं है। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या होता है भाई, महलवाड़ी व्यवस्था में कर की वसूली गांव के मुखिया से की जाती थी, और ऐसे में क्या होता था, गांव को इकाई के रूप में देखा गया। मान लो बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, वो सब मिलकर उनका कोई एक मुखिया प्रमुख है, या फिर इन सबको मिला के महाल कह दिया, ठीक है, एक महाल शब्द भी यूज करना जरूर, तो उसका एक महाल का प्रमुख है, वो पैसा लाके देगा अंग्रेजों को। तो ये डिफरेंस है, रैयतवाड़ी में डायरेक्ट टैक्स आ रहा है, इसमें जो गांव का जो मुखिया है वो दे रहा है। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, मद्रास, बॉम्बे, ठीक है, और ये थॉमस मुनरो और रीड द्वारा 1820 के आसपास लागू की गई थी। थॉमस मुनरो का नाम जरूर याद रखना, थॉमस मुनरो ने इसको लागू किया था। अगर इसकी बात करूं महलवाड़ी व्यवस्था, तो ये व्यवस्था 1833 में नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन, जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश है, ठीक है, वहां पे किया गया था इसको लागू, और पंजाब में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा इसको लागू किया गया था। ये कुछ नाम है, अगर लिख के अंडरलाइन कर दोगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब इसमें क्या होता था, देखो, कर वसूलने का सिस्टम, कर की जो दर होती थी वो भूमि की उपज और गुणवत्ता के आधार पर तय होती थी। कितना भाई भूमि में अच्छी उपज हुई है, कितनी क्वालिटी अच्छी है फसल की, उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। ठीक है, ये थोड़ी सी कम शोषणकारी नीति थी। जबकि इसमें क्या है, कर की दर गांव की अनुमानित कुल उपज पर आधारित होती थी, कि पूरे गांव में किसी पर्टिकुलर एक किसान की बात नहीं हो रही है, पूरे गांव की फसल कैसी हुई है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लिया जा रहा है। ओके, यहाँ पे कलेक्टिवली आ रहा है, गांव के लेवल पर, बड़े लेवल पर, यहाँ पर पर्सनली किसान से आ रहा है। भूमि का मालिक कौन होता है भाई रैयतवाड़ी में, तो किसान को भूमि का मालिक माना जाता है, और उसे सीधे अंग्रेजों को टैक्स देना है। सिंपल, कोई बिचौलिया को कोई काम नहीं है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या होता है, महलवाड़ी में पूरे गांव की भूमि को सामूहिक रूप से गांव की पंचायत या मुखिया के अधीन रखा जाता है। पूरा गांव है, उसकी जमीन का मुखिया कोई एक मेन बंदा होगा, और वो गांव के लेवल पर टैक्स वसूलेगा, पूरे गांव का टैक्स एक साथ दे के आएगा अंग्रेजों को। ठीक है, गांव गांव, महल महल, यानी कि कलेक्टिव टैक्स आएगा। फिर इसमें क्या है, रैयतवाड़ी में किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा इसका, तो किसान पर कर का सीधा दबाव होता था भाई, अंग्रेज अधिकारी आएगा सीधा टैक्स लेकर जाएगा, जिससे कर्ज लेना और ज़्यादा बढ़ गया। भाई किसान पे नहीं है, देने तो पड़ेंगे, अब ब्रिटिश अधिकारी आया हुआ है, गरीबी भी बढ़ गई बहुत ज़्यादा। और इसमें महलवाड़ी में क्या है भाई, सामूहिक रूप से पैसा जा रहा है, तो गांव के मुखिया या फिर पंचायत कर वसूलने में लचीलापन दिखा सकते थे, परंतु जमींदारों की शक्ति बढ़ने के कारण शोषण की भी संभावना थी। इसमें यह है कि थोड़ा सा रैयतवाड़ी में तो उनको देना ही है, लेकिन महलवाड़ी में थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल होता था कि भाई गांव का मुखिया टैक्स वसूल रहा है ना, थोड़ा टाइम भी ले सकता है वो। फिर सरकार का सीधा नियंत्रण किसान पर होता था रैयतवाड़ी सिस्टम में, सरकार यानी कि ब्रिटिश सरकार। और इसमें क्या है, सरकार गांव के मुखिया के माध्यम से कर वसूलती थी, जिससे कुछ हद तक अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, इनडायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट नियंत्रण है, इसमें इनडायरेक्ट, ये याद रखना। इसका फायदा क्या था कि भाई इस व्यवस्था में किसान को भूमि की सुरक्षा और स्वामित्व की भावना फील होती थी। हाँ भाई, कोई बिचौलिया नहीं है, मेरी जमीन है, मैं कमा के खुद पैसा दे रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा वैसा फील नहीं होता था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, यहीं पे अगर आप इसमें देखोगे तो गांव के सामूहिक कर से किसानों को एक प्रकार की सुरक्षा कवच भी मिल जाती थी, कि भाई मुखिया कुछ मामलों में किसानों की मदद भी कर देता था, क्योंकि पूरे गांव का टैक्स एक साथ जाएगा। मान लो कोई किसान नहीं दे पाया टैक्स, तो उसका टैक्स भी एडजस्ट करके दे दिया जाता था। अब इसका नुकसान क्या है, देखो, तो अगर हम बात करें रैयतवाड़ी, तो इसमें अधिक कर के कारण किसानों पर थोड़ा दबाव ज़्यादा आ जाता था, तो कर्ज में डूब जाते थे किसान। और इस वाले में क्या है, इसका नुकसान क्या है कि मुखिया या जमींदार द्वारा किसानों का शोषण बहुत ही कॉमन हो गया था, और कर का भार समान रूप से नहीं बांटा जाता था। कभी किसी किसान से ज़्यादा ले रहे हैं, किसी से ले ही नहीं रहे, अगर कोई उनका अपना बंदा है, तो इससे क्या है, इक्वल नहीं हो रहा था ट्रीटमेंट, जो सभी से लेना चाहिए वैसा नहीं था। तो इस तरीके से आपने यहाँ तक समझा। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो अगला सवाल रहने वाला है, वो है 1857 के विद्रोह के कारण और परिणाम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। तो 1857 का विद्रोह माना जाता है भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई थी, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अपने अपने लेवल पर अंग्रेजों को
मतलब चुनौती देने का प्रयास किया, चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे नेता हुए, और वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कारण क्या थे और किस तरीके से उसके परिणाम हुए, सारी चीज़ों पर वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो क्रांति हुई, क्रांति का मतलब होता है बदलाव लाने के लिए एक प्रदर्शन करना, कि भाई जो भारत के लोग थे वो तंग आ चुके थे अंग्रेजों से, तो उन्होंने मिलकर ये सोचा कि अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है और अंग्रेजों का शासन खत्म करना है। क्यों? सबसे पहला इसका राजनीतिक कारण समझो। अंग्रेजों ने हड़प की नीति अपना रखी थी, जगहों को हड़पते थे ये कैसे? ब्रिटिश नीति के अनुसार यदि कोई भारतीय शासक बिना किसी पुरुष उत्तराधिकारी के मर जाता है तो उसका राज्य ब्रिटिशों द्वारा हड़प लिया जाएगा। सपोज कोई राजा है, उसको कोई बेटा नहीं है, उसकी बेटी है, तो अगर वो मर गया राजा, तो वो उसका जितना भी साम्राज्य है वो अंग्रेज हड़प लेंगे भाई। ये तो गलत है ना। ऐसा ही तो उसके साथ रानी लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था, उनका जो पुत्र था गोद लिया हुआ था ना, और अगर उनका खुद का नहीं था तो अंग्रेज उनकी झांसी को हड़पने जा रहे थे, इस वजह से तो वो लड़ी थी। तो ये हड़पने वाला सिद्धांत बहुत गलत था। तो इससे कई शासक नाराज हुए, जिनमें झांसी की रानी और सतारा का जो वो था, मतलब उनमें भी बहुत ज़्यादा, मतलब झांसी और सतारा को हड़पने की कोशिश करी गई अंग्रेजों द्वारा। यहाँ के जो शासक थे उनका खुद का कोई पुरुष उत्तराधिकारी, यहाँ कह सकते हो बच्चा जो है वो लड़का नहीं था। तो ये सारी बात चल रही है अभी तक। फिर आगे देखो, भारतीय राजाओं और रानियों के प्रति अनादर। अंग्रेज जो है भारत के राजाओं की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। भारतीय राजाओं और रानियों के साथ अक्सर अनादर पूर्ण व्यवहार किया जाता था। जैसे 1856 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया, और ये एक बहुत बड़ा झटका लगा अवध के लोगों को, जिससे बहुत अशांति फैल गई, क्योंकि लोग इनसे प्यार करते थे भाई, उनका राजा है वो, इतने समय से लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनका नवाब है, और अगर उसको आप गद्दी से हटा दोगे तो वहां के लोगों में आक्रोश, गुस्सा तो आएगा। फिर आर्थिक कारण क्या थे विद्रोह के, वो भी समझ लो। भारी कर लगाना, टैक्स बहुत ज्यादा लगाते थे जो अंग्रेज थे। किसानों और खेतीहरों पर, यानी कि किसानों पर भारी भारी टैक्स का बोझ डाल दिया गया, जिससे गरीबी बढ़ती जा रही थी। और ब्रिटिश भूमि नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। खास तौर पर आप ये समझ लो किसानों को बहुत नुकसान हुआ। जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था, ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई थी, उनका फायदा होता था और किसी का नहीं। हस्तशिल्प का विनाश हो चुका था। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी भारत में जो कपड़ा का उद्योग था, सूती कपड़ा का उद्योग था, पूरा नष्ट हो चुका था, क्योंकि भारत का कच्चा माल, भारत के संसाधन ब्रिटेन में जा रहे थे, और भारत का जो उद्योग है, खास करके हाथ का उद्योग, जो हाथ से कपड़ा बनाते थे जो लोग, वो पूरी फैक्ट्रियों का तहस नहस हो चुका था, और ब्रिटिश माल भारत के बाजार में बिक रहा था। तो कई कुशल श्रमिक बेरोजगार हो गए ना इससे, क्योंकि उनका काम धंधा चला गया भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। सामाजिक और धार्मिक कारण भी थे। एक तो भाई कई भारतीय ब्रिटिश सामाजिक सुधारों से, देखो ब्रिटेन वालों ने कुछ सुधार तो करे थे, पर भारत के जो कुछ पुरानी सोच वाले लोग हैं उनको वो सुधार अच्छे नहीं लगे। जैसे सती प्रथा भारत में चलती थी, अगर कोई लड़की विधवा हो गई है, कोई औरत, तो उसको भी जला दो पति की चिता के साथ। तो है तो वैसे ये गलत, अन्याय है, लेकिन कुछ पुरानी विचारधारा वाले लोग इसको सही मानते थे, और अंग्रेजों ने जब इसको बंद करा तो उन पुरानी विचार वाले लोगों की ईगो हर्ट हो गई। बाल विवाह बहुत चलता था भाई पहले, अंग्रेजों ने ये भी बंद करवा दिया। तो इससे भी क्या होता है, वो पुराने विचार वाले जो लोग थे, रूढ़िवादी लोग, वो थोड़ा गुस्से में आ गए। वे इन परिवर्तनों को समझ रहे थे कि हमारे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं अंग्रेज, हमारे कल्चर में, हमारे समाज में। फिर आता है कि कुछ धार्मिक कारण भी थे। एक अफवाह फैल गई थी कि अंग्रेज भारतीयों को जबरन ईसाई बनाना चाहते हैं, हिंदू से ईसाई बनाना चाहते हैं और मुस्लिम से ईसाई बनाना चाहते हैं। कैसे, वो बताता हूं। उदाहरण के लिए एक बंदूक है, देखो इसको क्या कहा जाता है, न्यू एनफील्ड राइफल। ये एक राइफल है, एक बंदूक है, और इसमें क्या था, इसकी राइफल के जो कारतूस होते थे उसमें पशुओं की चर्बी, जैसे गाय और सुअर की चर्बी से मिलाकर वो बनाया जाता था कारतूस का। ये देखो, ये कारतूस है, इसका जो बाहरी आउटर लेयर है वाइट वाइट, कह रहे हैं ये चर्बी से बना हुआ है, गाय की और सुअर की। तो इससे क्या, गाय की चर्बी होगी और इसको मुंह से छीलना पड़ेगा तो हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर सुअर की चर्बी होगी तो मुसलमान भी तो सैनिक होंगे, मुसलमानों को छीनना पड़ेगा तो उनका भी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, उनके में भी हराम होता है। तो ऐसे में लोगों के बीच में अफवाह फैल गई कि ये लोग जो हैं हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं अंग्रेज, और हमें ईसाई बनाना चाहते हैं। तो सैन्य कारण भी थे। जो भारत के सिपाही थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उनके साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं होता था।
ब्रिटिश सेना में भारत के जो सैनिक थे उनके साथ जो है मतलब उनको एक तो सैलरी कम दी जाती थी, वेतन जो है वो बहुत कम था एज कंपेयर टू जो अंग्रेज सैनिकों को मिलता था वेतन वो ज़्यादा था। और अक्सर उन्हें मतभेद सॉरी भेदभाव का सामना करना पड़ता था, अरे तू तो काला है, अरे तू तो ऐसा दिखता है वैसा दिखता है, अलग अलग टिप्पणियां की जाती थी सैनिकों के ऊपर। फिर है चर्बी युक्त कारतूस की घटना, ये मैंने आपको बता दिया है, ये अलग से भी हेडिंग बना के आप लिख सकते हो। जो ये कारतूस आते थे इस एनफील्ड बंदूक के, इसमें क्या था, गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की जो अफवाह है वो फैल चुकी थी। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है, मुसलमानों के लिए सुअर जो है वो अशुद्ध होता है, हराम होता है। तो वो दोनों नाराज हो गए, हिंदू और मुस्लिम दोनों, कि भाई ये तो हमारा धर्म खराब कर देंगे। फिर परिणाम क्या हुआ देखो, 1857 में जब सभी लोग गुस्सा होकर इकट्ठा हो गए, खेती करने वाले लोग भी, व्यापारी भी आ गए, बड़े बड़े नेता भी आ गए, जितने भी राजा महाराजा थे वो भी आ गए। तो इसका परिणाम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम से इतना बड़ा विद्रोह संभाल नहीं पाई। ब्रिटिश सरकार ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया और भारत पर सीधा ब्रिटेन ने अपना नियंत्रण कर लिया। अभी तक इससे पहले भारत के ऊपर नियंत्रण था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन अब जब ये घटना हुई 1857 के विद्रोह की, तो सीधा ब्रिटेन ने खुद कब्जा कर लिया, सीधा कंट्रोल कर लिया, और महारानी विक्टोरिया भारत की महारानी बन गई। एक तरीके से भारत उनका उपनिवेश हो गया ना, और भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया, यानी कि अब ब्रिटेन से सीधा शासन होने लगा। फिर सेना को दोबारा से पुनर्गठित किया गया, दोबारा से सेना को बनाया गया। अंग्रेजों को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी सेना को अच्छे से मैनेजमेंट करने के लिए थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। उन्होंने भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दी, और क्योंकि क्या होता था कि पहले भारतीय सैनिक थे, और जब 1857 का विद्रोह हुआ तो बहुत से भारतीय सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया, अपने अधिकारियों को मार दिया। तो इनका ट्रस्ट इशू हो गया। ये कहते हैं कि अब हम थोड़ा ब्रिटेन से सैनिक मंगवाएंगे, उनको ज़्यादा रखेंगे, इंडिया वाले कभी भी धोखा दे सकते हैं हमें। फूट डालो और राज करो की नीति दोबारा आई। विद्रोह जब हुआ तो अंग्रेजों को समझ आ गया भाई ये हिंदू मुस्लिम तो एक हो रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई अंग्रेजों ने भविष्य में किसी भी ऐसा विद्रोह ना हो, ठीक है, इस विद्रोह को कमजोर करने के लिए हिंदू और मुसलमानों को दोनों में बंटवारा करने की कोशिश करी। ठीक है, अंग्रेजों ने ये चाहा कि इनका बंटवारा करो, और जैसे ही बंटवारा होगा, फूट डालोगे तो आप शासन कर पाओगे। तो उन्होंने क्या करा, विभिन्न समुदायों के बीच अविश्वास पैदा करा कि भाई ये हिंदू तो तुम्हारे बारे में ये कहते हैं, मुस्लिम तो तुम्हारे बारे में ये कहते हैं, तो इससे क्या होगा, ये आपस में लड़ेंगे तो कभी विद्रोह नहीं कर पाएंगे इकट्ठा होकर। फिर क्या हुआ, प्रशासन में भी बहुत परिवर्तन हुए। ब्रिटिश सरकार ने भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह ना हो इसके लिए प्रशासनिक सुधार करे। उन्होंने वादा किया कि वे पहले की तरह भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिस बात से आप नाराज हुए हो वो काम दोबारा नहीं होगा। और उन्होंने भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन में भी शामिल किया। बहुत से लोगों को ब्रिटिशों के एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब भारत के लोगों को पद दिए गए, अधिकारी बनाया गया। हालांकि केवल निचले पदों पर, बहुत बड़ा पद नहीं दिया गया, पर वो निचला पद देकर थोड़ा उनको संतुष्ट कर दिया कि भाई चलो कुछ तो तुम्हें दे रहे हैं ना हम। फिर है नस्लीय विभाजन। विद्रोह ने अंग्रेजों और भारतीयों के बीच नस्लीय तनाव को बढ़ा दिया। कैसे, अंग्रेजों ने अब भारतीयों के प्रति और ज़्यादा जो है श्रेष्ठ रवैया अपनाया। अंग्रेज कहते थे हम तुमसे श्रेष्ठ हैं, हम तुमसे ऊपर हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, तुम हमसे नीचे हो, तुम ब्राउन हो, तुम ब्लैक हो, यानी कि तुम काले रंग के हो। और इससे क्या हुआ, दोनों का जो ट्रस्ट इशू है वो और बढ़ गया। अंग्रेज सोचते थे कि इंडिया वाले जो है वो धोखा देते हैं, इंडिया वाले सोचते थे कि अंग्रेज हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। फिर है राष्ट्रवादी आंदोलन। फिर क्या हुआ, 1857 की जो क्रांति थी वो सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन इससे प्रेरणा लेकर आगे बहुत ज़्यादा जो आगे के जो आंदोलन वगैरह हुए वो ज़्यादा बढ़ गए थे। क्योंकि हुआ क्या, ये एक प्रतीक बन गया प्रतिरोध का 1857 की क्रांति, कि इसने भविष्य में जितने भी भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन हुए हैं ना, उसकी कहीं ना कहीं जो जड़ें हैं वो इसी से आती हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे बड़े बड़े संगठन बनाए गए, जिससे क्या है और नेता उभरे, पढ़े लिखे लोग आए। तो उसके बाद अंग्रेजों को धीरे 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 निकाला गया इंडिया से। फिर आता है सहायक संधि। इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आएगा। अब मैं आपको 2 शॉर्ट नोट करवा देता हूँ, फिर खत्म वीडियो। सहायक संधि क्या होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो, 18वीं शताब्दी के अंत की बात है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि, यानी कि किसी के साथ आप जाके कोई संधि कर रहे हो, कोई समझौता कर रहे हो, ये एक नीति थी जिसका उपयोग अंग्रेजों द्वारा
भारतीय राज्यों पर बिना किसी प्रत्यक्ष विलय के अपना नियंत्रण बनाने के लिए किया गया। पहले क्या होता था, ये लोग सीधा हड़पते थे ना जाके, अब ये डायरेक्ट हड़पने की बजाय बातों को घुमा फिरा कर अब जगह हड़पने की ये एक नीति थी। कैसे, मान लो किसी राजा के साथ अगर इन्होंने ये समझौता करा है, तो एक तो सबसे पहले उस राजा को ब्रिटिश सैनिकों को तैनात करना पड़ेगा, ठीक है, अपने साम्राज्य में, और उसके रखरखाव के लिए सैलरी भी वही राजा देगा ब्रिटिश अधिकारियों को, सैनिकों को। दूसरा है, दूसरी शर्त, गठबंधन पर प्रतिबंध। जिस भी राजा के साथ ये संधि की जाएगी वो किसी और के साथ गठबंधन नहीं बना पाएगा, बिल्कुल कोई गठबंधन नहीं कर सकता, बस अंग्रेजों के साथ ही आप रहोगे, ना किसी युद्ध में जाओगे, ना किसी और के लिए युद्ध में लड़ोगे, ठीक है, ना युद्ध करोगे। फिर है भारतीय सेनाओं में कमी, उन्हें अपनी सैन्य शक्ति कम करनी पड़ी, जिससे कि वे ब्रिटिश संरक्षण पर निर्भर हो गए। क्योंकि भाई इन्होंने ये सीधी शर्त रख दी, जो तुम्हारे इंडियन सोल्जर हैं, जो तुम्हारे भारतीय सैनिक हैं, इनको निकालो और हमारे सैनिकों की संख्या बढ़ाओ। अब ऐसा होगा तो भाई जो अपने राजा महाराजा हैं वो सीधा कहीं ना कहीं इनके ऊपर निर्भर हो जाएंगे, इनके सैनिकों पर। फिर हस्तक्षेप ना करने का वादा, अंग्रेजों ने ये बोला कि भाई राज्यों के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हालांकि अक्सर वो हस्तक्षेप कर भी देते थे, वो सिर्फ उन्होंने बोला था, बहुत चालाक थे अंग्रेज, हर चीज़ करते थे। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, सबसे पहले तो भाई राजाओं की स्वतंत्रता चली गई, जो आपके स्वतंत्र रूप से जो आपके साम्राज्य है वो आप कहीं ना कहीं जो आज़ादी के साथ आप पहले किसी के साथ लड़ लेते थे, किसी के साथ आप गठबंधन बना लेते थे, वो अब आप नहीं कर सकते थे। दूसरा है, ब्रिटिशों का प्रभाव बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई अगर उनकी सेना ज़्यादातर रहेगी तो ब्रिटिशों का प्रभाव बढ़ेगा। फिर है, भारत के राजाओं के ऊपर वित्तीय बोझ भी बढ़ गया, क्योंकि अंग्रेजों ने तो बोल दिया जो सेना तैनात करेंगे उसका पैसा भी आप दोगे, उसके रखरखाव के पैसे भी आप ही दोगे, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो गई। फिर अगला है, इलाहाबाद संधि पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। इलाहाबाद की जो संधि हुई थी, इलाहाबाद या इलाहाबाद की संधि, इसके ऊपर आपको एक टिप्पणी लिखने को आता है, तो आपको एक पेज के लिखनी है। तो इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ये याद रखना, मुगलों का एक सम्राट था शाह आलम, उसके बीच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद जब अंग्रेज जीत गए थे, तो उसके बाद 1765 में ये साइन की गई थी, ये संधि जो हुई थी। इसमें क्या है, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण स्थापित करके भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिन्हित किया। क्या हुआ था इसके अंदर, आगे आपको बताता हूं कि भाई एक तो ब्रिटिशों को राजनीतिक अधिकार मिल गया और आर्थिक अधिकार मिल गया, जैसा मैंने आपको बताया था। सबसे पहला था दीवानी का अधिकार, टैक्स वसूलना। हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार मिल चुका था, जिसको दीवानी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इस संधि में ही एक बात थी। फिर दूसरा है अवध का नवाब। इसमें क्या है, देखो अवध का जो नवाब था उस टाइम पे, ठीक है, को उनकी गद्दी पर बहाल कर दिया गया, लेकिन उन्हें एक बड़ी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी और अपने क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों को तैनात रखना पड़ा। इन्होंने एक संधि करवाई कि अवध में जो तुम्हारा नवाब है उनकी सेना के साथ हमारे भी सैनिक बहुत ज़्यादा तैनात रहेंगे, तो इसके ऊपर साइन करोगे या नहीं करोगे, तो वो साइन करवाए, ठीक है। फिर क्या होता है, मुगल सम्राट की पेंशन। अब देखो मुगलों का जो सम्राट था शाह आलम द्वितीय, उसको बोला गया कि भाई हम आपको वहाँ पे रहने तो देंगे इलाहाबाद में, ठीक है, और आपको पेंशन हम देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको एक निश्चित अमाउंट बता दिया कि भाई इतने रुपए हम आपको देते रहेंगे वार्षिक, साल भर साल हम आपको पैसे देंगे, उसी से आप अपना गुजारा करो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि भाई भारत में ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटेन की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका नियंत्रण थोड़ा सा और बढ़ गया, ठीक है, ये संधि होने के बाद, और विशेष रूप से बंगाल के अंदर बढ़ गया था। और भारतीय राज्य जो थे वो धीरे धीरे कमज़ोर होते जा रहे थे। मुगल सम्राट तो कमज़ोर हो ही गए थे, कई जगहों के जो नवाब थे वो भी कमज़ोर हो गए थे। तो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा दिमाग का यूज़ करते हुए संधियाँ बनाई और यहाँ के शासकों को कमज़ोर करा। फिर है ब्रिटिश शासन की नींव, धीरे धीरे इन्होंने अपनी नींव रखी, ये संधियाँ करते गए और इनका प्रभाव बढ़ता गया, जिससे क्या हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेज यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोगों का प्रभुत्व स्थापित हो गया, ठीक है। इन लोगों ने पूरी तरीके से धीरे धीरे वो चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इसी के साथ वीडियो यहाँ पे अपनी समाप्त होती है। ये पूरी वन शॉट वीडियो थी, आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है। अगर आपने ये चीज़ें कर ली हैं तो आपको यूनिट वाइज जाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम से जस्ट पहले पढ़ के आप पास आसानी से हो सकते हो। तो वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फीडबैक को जरूर लिखें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।